ह्यूमन आई के अंदर लगे हुए कॉन्वेक्स लेंस को न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं? विट्रस ह्यूमर से मिलते हैं। ह्यूमन आई का जो शेप है वो किसकी वजह से मेंटेन रहता है? विट्रस ह्यूमर की वजह से रहता है। और जो रेटिना को सपोर्ट करने वाला कौन सा ऐसा चीज है जो रेटिना को सपोर्ट करता है? तो आपका आंसर होगा विट्रस ह्यूमर। ये तो रोड सेल वो सेल होती है जिसकी वजह सेंसिटिव होते हैं किसको लेके? लाइट की इंटेंसिटी को लेके। और कौन सेल वो होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं किसको? कलर को लेके। ठीक है, तो फाइनली फ्रेंड्स आज हम अपना शुरू करेंगे अपना फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और उससे पहले हम लोग तमाम केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। बात करूं इस चैप्टर की तो ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। यहां से कौन सा क्वेश्चन आएगा ये भी बात हम लोग इस सेशन में कर लेंगे। 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप लोग वो बना लेते हो ना तो डेफिनेटली यहां से जितना ये वेटेज रखता है ये चैप्टर वो सारे नंबर आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो। और इससे बेहतरीन विजुअल आपको कंप्लीट यूट्यूब पे या किसी भी ऑनलाइन बैच में नहीं मिलने वाले, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं। 10 मिनट रुक के देखिए आपको पता चल जाएगा। जितनी क्लैरिटी आज ह्यूमन आई के बारे में आपको इस सेशन के थ्रू होगी उससे पहले आप लोगों को नहीं हुई होगी। आप समझते देखो इस चैप्टर में जैसे ही घुसते हो ना तो जैसा कि आप लोगों को पता इत्मीनान से हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, फिर जितने भी कलर्स आप लोग देखते हो ठीक है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ह्यूमन आई को समझने से पहले मैंने इस पीपीटी को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि हर एक पार्टीशन को मैंने अलग अलग डिफाइन किया ताकि विजुअल से आप लोग समझ पाओ। जैसे आप लोग देख पा रहे होगे जब आप लोग ह्यूमन आई को देखते हो तो फॉरगेट अबाउट द वर्ड्स, आप लोग यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। ये नीला नीला आपको आंख का दिखाई देता है, सम केसेस में इसका कलर चेंज रहता है, और एक ब्लैक कलर का होल आपको दिखाई देता है। और उसके ऊपर भी अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखाई देती है, यानी कि इसी से आपकी ह्यूमन आई की यानी कि आंख की शुरुआत होती है। तो आप लोग क्या कंसिडर कर सकते हो कि ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर है ना सर, इसके बारे में सबसे पहले समझना पड़ेगा। जो ट्रांसपेरेंट लेयर है इसको आप लोग बोलते हो कॉर्निया। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, व्हाट इज दिस? दिस इज द ट्रांसपेरेंट लेयर को क्या बोलते हैं आप लोग? कॉर्निया। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों को समझना है कि कॉर्निया के थ्रू ही सबसे पहले लाइट आपकी आंख में एंटर करती है, यानी कि कॉर्निया आपका एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है जिसके थ्रू आपकी आंख में लाइट क्या करती है? एंटर करती है। यही डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है। द ट्रांसपेरेंट लेयर दैट अलाउज द लाइट टू एंटर द आई, एक ऐसी ट्रांसपेरेंट लेयर जो आई के अंदर लाइट को अलाउ करती है एंटर करने के लिए। ये तो बात हुई कॉर्निया की। ठीक है, अब कॉर्निया और ये जो ब्लू ब्लू कलर का आपका रीजन है इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच में एक लिक्विड फिलअप होता है जिसको आप लोग बोलते हो एक्वस ह्यूमर। यस, क्या बोलते हो क्लास? उसको एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर आपका बेसिकली एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मतलब आप लोग समझ सकते हो लिक्विड। ठीक है, लाई बिटवीन द कॉर्निया, किस किस के बीच में लाई करता है? कॉर्निया और आई लेंस जो होता है बेसिकली आंख में आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्लैरिटी हो गया होगा बाहर बाहर का कि जो ट्रांसपेरेंट लेयर है उसको कॉर्निया बोलते हैं जिसके थ्रू लाइट आपकी आंख में एंटर करती है। उससे आगे चलोगे तो आपको मिलेगा एक लिक्विड जिसको बोलते हैं आप लोग एक्वस ह्यूमर, जो आपकी आई लेंस और बेसिकली जो आपका कॉर्निया है उन दोनों के बीच में रहता है। ये आपको क्लैरिटी हो गया होगा। अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक आपका ब्लैक होल। ब्लैक होल को बच्चों हम लोग बोलते हैं आपका प्यूपिल। ध्यान से समझो, ब्लैक होल को क्या बोलते हैं आप लोग? प्यूपिल। और अगर आप लोग देखोगे दूसरा जो आपको ये वाला कलर दिखाई दे रहा है ये स्काई ब्लू जैसा, ठीक है, ये कैसा रहता है? इसको बोलते हैं आप लोग आइरिस। ठीक है, तो आइरिस और दूसरा क्या है? प्यूपिल। तो प्यूपिल बेसिकली एक होल है, होल जिसके अंदर से लाइट आपकी आंख के अंदर जाती है। ठीक है, बाहर क्या है? ट्रांसपेरेंट लेयर, और जिस होल के थ्रू आपकी जो लाइट है एंटर करती है उसको क्या बोलते हो आप लोग? प्यूपिल बोलते हो। इस बात को आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो प्यूपिल बेसिकली एक होल होता है जिसके थ्रू लाइट आपकी आंख में एंटर करती है। और ये जो प्यूपिल का जो साइज है ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि जो आपका प्यूपिल का साइज है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? आइरिस। आइरिस वही पार्ट है आपकी ह्यूमन आई का जो किसको कंट्रोल करता है? आपके प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। इस बात को आपको समझना है। क्लियर है? तो 2 चीजें आपको क्लियर होगी। इससे पहले हमने देखा कि कॉर्निया क्या होता है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है। अंदर चलोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखा, जहां पे जो ब्लैक होल है इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। और जो ये आपको स्काई ब्लू जैसा जो रीजन आपको दिखाई देता है इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है? इसके साइज को कंट्रोल करना, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। ठीक है, और आपका प्यूपिल का काम इतना है कि सिर्फ ये होल होता है जिसके थ्रू लाइट आपकी एंटर करती है आपकी
ह्यूमन आई में, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलोगे तो एक चीज मैं आपको क्लियरली दिखाना चाहूंगा, दो विजुअल्स बच्चों मैंने आपके सामने लगाई हुई है। आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे जो आपका एक साइज है किसका, प्यूपिल का, यहाँ पे भी आपका साइज है प्यूपिल का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे जो प्यूपिल का साइज है वो लार्ज है, ठीक है। यहाँ पे जो प्यूपिल का साइज है वो कैसा है आपका, स्मॉल है, ठीक है। यानी कि प्यूपिल का साइज बहुत केसेस में बड़ा हो जाता है, बहुत केसेस में छोटा हो जाता है। जहां पे एक्सेस अमाउंट में लाइट होती है ना तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि कम लाइट की जरूरत होती है, डे का सीन है, ठीक है। और अगर आप लोग नाइट में देखोगे तो नाइट में लाइट कम होती है, दैट्स व्हाई इसका जो साइज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये दोनों काम कौन करते हैं, आपका आइरिस करता है, ठीक है। तो साइज ऑफ प्यूपिल कंट्रोल बाय द आइरिस, साइज ऑफ प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। आइरिस का ये काम होता है कि किसको कंट्रोल करे, साइज ऑफ प्यूपिल को, ठीक है। तो ये बेहतरीन से विजुअल से आप लोग समझ पाए होंगे नाइट का क्या सीन है, डे का क्या सीन है और कौन इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब थोड़ा और अंदर आ जाओ, आंख के बाहर का आप लोगों ने देखा, कॉर्निया देखा, एक्वस ह्यूमर देखा, प्यूपिल देखा और आइरिस देखा। अब अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा, जैसे ये रीजन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा आई लेंस और दूसरा क्या दिखेगा, आई लेंस जिनसे कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं सिलेरी मसल्स, यानी कि आई लेंस को जो मसल्स पकड़े रखती है ना, या फिर आई लेंस के ऊपर जो भी टूना टोटका जो भी आप लोग करते हो सब कौन करता है, आपका सिलेरी मसल्स करता है, ठीक है। तो जो आपका अंदर जब चलोगे तो आई लेंस, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, हमारी ह्यूमन आई में आपका कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ठीक है। कौन सा लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, जिसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, ये आपके बीच में लेयर होती है, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और ये आपका देखोगे तो आप लोग ध्यान से, तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, कौन सा होता है आपका, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। या आई रेज को इकट्ठा करता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस है, कौन सा है आपका, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो ये आपकी ह्यूमन आई का लेंस की बात हुई। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, दो विजुअल्स मैंने लगाए, ठीक है। ये किताब काफी पास रखी हुई है, फिर भी आपकी जो इमेज है वो परफेक्ट बनी है, ठीक है। कैसी बनी है, आपकी परफेक्ट बनी है। और इमेज कहां पे बनती है, इमेज आपकी रेटिना पे बनती है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस दूसरे केस में, आपका पहला केस था, ये आपका दूसरा केस है। दूसरे केस में आप लोग देख पा रहे होगे ये जो ट्री है ये काफी डिस्टेंस पर है, ठीक है। फिर भी आप लोग देख पा रहे होगे इमेज बिल्कुल परफेक्ट बनी है। यानी कि अब यहाँ पे कैसा होता है कि फोकल लेंथ को कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट चाहे दूर हो चाहे पास हो, इमेज बिल्कुल परफेक्टली आपकी कहां पे बनती है, रेटिना पे बनती है। मैंने लिखा भी हुआ रेटिना है, ये आई लेंस है और ये किससे कनेक्ट है, सिलेरी मसल से कनेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे मान लो आप लोग कैमरा का ये एग्जांपल लो, कोई दूर ऑब्जेक्ट है तो हम फोकल लेंथ को एडजस्ट करके दूर को पास कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम काम आपकी आंख में भी होता है, ठीक है। और इसी को बोलते हो पावर ऑफ अकोमोडेशन, मतलब एक ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से ह्यूमन आई की जो लेंस है उसकी पावर को आप लोग को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पेपर में पूछा जाता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहां पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, एबिलिटी ऑफ ए आई टू सी द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट स्टेट, ठीक है। अलग अलग स्टेट पे अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर रखे ऑब्जेक्ट को देखने की जो एबिलिटी है आई की, उसको क्या बोलते हो, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये इसकी डेफिनेशन है, अगर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप लोग लिख सकते हो। समझने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। लेंस का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। एक चीज आपको समझना है, जब मैंने बताया ना यहाँ पे, एक तो आपका ऑब्जेक्ट पास है, ठीक है, एक नियर पॉइंट है, ठीक है। क्या है आपका, नियर पॉइंट है, एक होता है आपका फार पॉइंट, ठीक है। नियर पॉइंट का मतलब मिनिमम डिस्टेंस पास में जहां तक आप लोग क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, और फार पॉइंट का मतलब मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस है जहां तक आप लोग ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हो, ठीक है। तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, नियर पॉइंट होता है, एक होता है आपका फार पॉइंट। फार पॉइंट में तो मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ह्यूमन आई के लिए मैक्सिमम कितनी होती है, इनफाइनाइट में, तो इनफाइनाइट तक आप लोग देख पाते हो, ठीक है। और सॉरी, नियर पॉइंट कितना होता है आपका 25 सेंटीमीटर, मतलब कितना पास तक आप लोग देख पाते हो, 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो ह्यूमन आई का नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर है और आपका फार पॉइंट कितना है, इन्फिनिटी, ठीक है। फार पॉइंट जितना मैक्सिमम दूर तक आप लोग क्लियरली देख पाते हो उसको फार पॉइंट, मिनिमम जितना पास तक आप लोग देख पाते हो उसको क्या बोलते हो, नियर पॉइंट बोलते हो। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा आपका कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, लेंस हो गया, सिलेरी मसल्स हो गया। अब जब आप आगे चलते हो, लेंस से आगे ये आपका लेंस लगा हुआ है, ठीक है। इससे आगे चले तो यहाँ पे एक लिक्विड फिलअप होता है, यस, क्या बोलते हैं उस लिक्विड को, विट्रस ह्यूमर। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, विट्रस ह्यूमर। अब विट्रस ह्यूमर के 3 काम होते हैं जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, ठीक है।
आई लेंस को भी आपके न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये विट्रस ह्यूमर का कि क्या प्रोवाइड करता है, आई लेंस को बेसिकली उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये पहला काम है, ठीक है, प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, टू द आई लेंस। आई लेंस को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये रेटिना को भी सपोर्ट करता है। रेटिना को सपोर्ट कौन करता है, आपका विट्रस ह्यूमर। और तीसरा ये हेल्प करता है शेप ऑफ द आई को मेंटेन करने के लिए। तीन काम मैं आपको बता रहा हूं विट्रस ह्यूमर के, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, बहुत लिमिटेड से एडिशन में आपको पढ़ाया जाता है इतना डिटेल में कि विट्रस ह्यूमर का काम बताओ। सबसे पहले ह्यूमन आई के अंदर लगे हुए कॉन्वेक्स लेंस को न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं, विट्रस ह्यूमर से मिलते हैं। ह्यूमन आई का जो शेप है वो किसकी वजह से मेंटेन रहता है, विट्रस ह्यूमर की वजह से रहता है। और जो रेटिना को सपोर्ट करने वाला कौन सा ऐसा चीज है जो रेटिना को सपोर्ट करता है, तो आपका आंसर होगा विट्रस ह्यूमर। ये तीन काम है विट्रस ह्यूमर के। विट्रस ह्यूमर आपका यहाँ पे लास्ट में रेटिना होता है, मैंने बताया ना क्या होता है आपका रेटिना, और यहाँ पे ये क्या है आपका लेंस है, ठीक है, आप लोगों को पता है ये क्या है आपका लेंस है। इन दोनों के बीच में जो लिक्विड फिलअप होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। ये बहुत बेहतरीन सी बात है जिसको आपको याद रखना, ठीक है। अब बात आते हैं रेटिना के ऊपर। रेटिना आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाली जो लेयर है ये क्या है आपकी रेटिना। ह्यूमन आई के आखिरी में आप लोग देखते हो, ठीक है। रेटिना एक ऐसी जगह होती है जहां पे इमेज बनती है, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। ये एक बुनियादी बात हुई। जहां पे इमेज बनेगी ह्यूमन आई के अंदर, उसको क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसको बोलेंगे रेटिना। अब आगे देखो, ये एक बेसिकली डेलीगेट मेम्ब्रेन होती है विद द लाइट सेंसिटिव सेल, ठीक है। रेटिना एक ऐसी डेलीगेट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर लाइट सेंसिटिव सेल है। ये बेसिक डेफिनेशन है। रेटिना के ऊपर इमेज बनेगा, ये बात क्लियर होगी। और रेटिना एक डेलीगेट मेम्ब्रेन होता है जिसके ऊपर आपको क्या मिलता है, आपको बेसिकली लाइट सेंसिटिव सेल मिलता है। ये एक बुनियादी बात है, ठीक है। और तीसरी बात, ये इमेज को कन्वर्ट करती है न्यूरल सिग्नल में। तीसरी बात है कि किसको कन्वर्ट करती है, न्यूरल सिग्नल में। इमेज अगर आपका ब्रेन तक पहुंच पाएगी तो न्यूरल सिग्नल्स के टर्म्स में पहुंच पाएगी। उसका काम भी कौन करता है, रेटिना करता है। तो रेटिना आपको समझ में आ गया होगा। रेटिना एक ऐसी डेलीगेट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो क्या करती है बेसिकली, जिसके ऊपर लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, जो इमेज को कन्वर्ट करती है किसमें, न्यूरल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। और हमने देखा इमेज जहां पे बनती है ना, वो अंग कौन सा होता है, रेटिना। एक बुनियादी बात, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब रेटिना के ऊपर होते हैं फोटो रिसेप्टर, मैंने बताया ना, लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है, उनको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब आप लोग लाइट समझ सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके के सेल्स यहाँ पे होते हैं, एक को बोलते हैं रोड सेल और एक को बोलते हैं आप लोग कोन सेल। ध्यान से समझना, रेटिना के ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कहीं कहीं पे आपको बड़े कोन्स दिख रहे हैं, कहीं पे छोटे। तो जो छोटे होते हैं उनको बोलते हैं रोड कोन्स, और जो बड़े होते हैं उनको बोलते हैं रोड सेल और कोन सेल। अब कोन सेल आपके कलर को सेंसिटिव करती है। अगर आपकी आंख कलर को पहचान पा रही है ना, तो किसकी वजह से पहचान पा रही है, वो कोन सेल की वजह से पहचान पा रही है। और अगर आप लोग देखोगे, अगर आपकी आंख है लाइट की इंटेंसिटी को, तीव्रता को पहचान पा रही है, तो किसकी वजह से पहचान पा रही है, रोड सेल की वजह से पहचान पा रही है। तो रोड सेल वो सेल होती है जिसकी वजह सेंसिटिव होते हैं किसको लेके, लाइट की इंटेंसिटी को लेके। और कोन सेल वो होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं किसको, कलर को लेके, ठीक है। और ये दोनों कहां पे होते हैं, रेटिना पे। और इन दोनों को क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर। तो कितने टाइप के फोटो रिसेप्टर होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, दो तरीके के फोटो रिसेप्टर एक ह्यूमन आई के अंदर पाए जाते हैं। ये बुनियादी बात है। अब चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे सारे अंग हमने एक एक करके किया। रेटिना के बाद आपको एक स्पॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे ये होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। यस क्लास, क्या होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन यहां से कुछ नर्व निकलती हैं जो आपके ब्रेन तक जाती है, ठीक है। क्या होता है, आपके ब्रेन तक जाती है, जिनको हम लोग ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल नर्व। ये सबसे बुनियादी बात है जिसको आपको समझना है। ऑप्टिकल नर्व बेसिकली कैरी करती है सिग्नल, कहां से, आपके रेटिना से और ब्रेन तक। मैंने बताया आपका रेटिना है वो आपके इमेज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपके न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये सारी बातें हमने पढ़ी, ठीक है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता, पढ़ा था। अभी न्यूरल सिग्नल को कौन लेके जाएगा, इन न्यूरल सिग्नल को आपका जो ऑप्टिकल नर्व है वो लेके जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व, ठीक है, कहां तक लेके जाएगी, अप टू ब्रेन तक लेके जाएगी, ठीक है। ब्रेन तक जब लेके जाएगी तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, बेसिकली ऑप्टिकल नर्व, ठीक है, या फिर ऑप्टिक नर्व। अच्छा, इट आल्सो इनेबल ब्रेन टू द कंट्रोल द आई। अगर दिमाग आपका आई तक कोई कंट्रोल बना पाता है तो वो भी किसकी वजह से बना पाता है, ऑप्टिकल नर्व की वजह से बना पाता है। यानी कि दो बुनियादी बातें आप लोगों ने समझी। ऑप्टिकल नर्व की वजह से ही ब्रेन का कंट्रोल आई पे रहता है। ऑप्टिकल नर्व वही नर्व है जो आपके सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। ये बुनियादी बातें हैं। ये
कंप्लीट स्ट्रक्चर था जिसको देख के आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि एग्जैक्टली ह्यूमन आई कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बुनियादी बातें, ठीक है, रेटिना है, मैंने बताया रेटिना के ऊपर देखो यहाँ पे आपको एक फ्लोवर दिख रहा होगा, इसकी उल्टी इमेज बनी, ठीक है, लेकिन यहाँ तक जब तक ये सिग्नल पहुंचा यहाँ पे दिमाग में सीधा इमेज बना है। ठीक है, ये आपको बात समझो। और यहाँ पे ये जो ले जाने वाला ये क्या है, ये आपकी अभी अभी पढ़ी आप लोगों ने, क्या है, ये आपकी ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, ये बहुत बुनियादी बात है, ये क्या है, आपकी ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के अंदर कैसे कैसे प्रोपगेट होता है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। क्लियर है, उनके लिए कौन करता है प्रोपगेशन का काम, कौन करता है, आपकी मैंने अभी अभी बताया क्या कौन करता है, आपको ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक आंसर लिख दोगे, कौन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, ऑप्टिक नर्व। ये बुनियादी बातें जो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहां से आपके किताब में शुरू होता है, अब आप लोग इसको समझ पाओगे इजीली। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, ये है आपका प्यूपिल, ठीक है, ये है आपका आइरिस, आपको दिख रहा होगा, कॉर्निया, उसके अंदर एक्वस ह्यूमर, उसके पीछे लेंस, लेंस को ये आपका विट्रस ह्यूमर है, ये आपकी ऑप्टिकल नर्व है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये रेटिना है, और ये क्या है, सिलेरी मसल्स। हर एक पार्ट को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, कौन पहले आता कौन बाद में आता, सीक्वेंस पढ़ चुके हैं, किसका क्या काम है, ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। तो आपके अगर एग्जामिनेशन में आता है तो पहले आप लोग ये डायग्राम बनाओगे, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे जो पीछे हम लोगों ने बच्चों सारी चीजें पढ़ी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि ह्यूमन आई का कैसे कैसे क्या क्या फंडा होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबका अपना एक यूज होता है, एक अपना काम होता है, सबका अपना वर्क होता है, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बात कहां पे आके रुक जाती है, कई बार इस ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स आ जाते हैं, यस, कुछ गड़बड़ियां आ जाती है। ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, डिफेक्ट। ठीक है, तो 3 तरीके के डिफेक्ट बच्चों आप लोग पढ़ने वाले हो। ठीक है, पहले को बोलते हो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और एक को बोलते हैं आप लोग प्रेस बायोपिया। तीनों हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। आप देखो ध्यान से, पहला है आपका मायोपिया, मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटनेस। ठीक है, आप लोग क्या बोलते हो, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, नियर साइटनेस। अब यहाँ पे देख पा रहे हो नॉर्मल विजन में क्या है, ये आपका नियर पॉइंट है और ये आपका फार पॉइंट है, यानी कि ये पास की ऑब्जेक्ट है और ये दूर की ऑब्जेक्ट है। अगर आपको मायोपिया हो गया तो पास का तो आपको दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। क्लियर है, तो मायोपिया इज द डिफेक्ट इन विच एन ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट। क्या नहीं देख पाती, फार ऑब्जेक्ट नहीं देख पाती। ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया होने का कारण आप लोग ध्यान से समझो, लॉन्गर आई बॉल, जो आपकी आई बॉल है वो बड़ी हो जानी, जिसकी वजह से आपकी जो इमेज है बननी यहाँ पे चाहिए थी बड़ी होगी तो आगे बन जाएगी, रेटिना पे नहीं बनेगी। आपका थिकर आईलेंस, आईलेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। ठीक है, अगर आईलेंस थिक हो गया, ठीक है, तो भी आपको मायोपिया होगा, और अगर आपकी आई बॉल बड़ी हो गई तो भी क्या होगा, आपको मायोपिया। ठीक है, मायोपिया को करेक्ट करने का एक ही रीजन है, वो है आपका कॉनकेव लेंस। यस, क्या कह सकते हैं आप लोग, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस जैसे ही लगाते हो ये आपका एक इमेजिनेशन वाला इमेज बना देता है, जिसकी वजह से आप लोग किसी भी चीज को क्लियरली देख पाते हो। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा, जहां पे आप लोग पास की चीजें देख पाते हो ना उसको मायोपिया बोलते हैं, दूर की चीजें नहीं देख पाते। 2 रीजन मैंने आपको बताए, आपकी आई बॉल का बड़ा होना और आपका जो आई लेंस है उसका क्या होना, ठीक होना। कैसे कनेक्ट किया जाता है, कॉनकेव लेंस की हेल्प से। सॉरी, ये क्या है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर की चीजें तो क्लियरली दिखेंगी लेकिन पास की चीजें नहीं दिखेंगी, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आई बहुत छोटी हो जाती है, आपका आई लेंस थिन हो जाता है, वहां पे थिक हो रहा था यहाँ पे थिन हो रहा है, वहां पे बड़ा हो रहा था यहाँ पे छोटा हो रहा है। ठीक है, ये दोनों कारण है किसके लिए, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको बोलते हैं आप लोग फार साइटनेस, जहां पे दूर की चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ये ध्यान से देखो, इसको करेक्शन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो इतने आपका दोनों करेक्शन हो गए, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया से पक्का एक बार क्वेश्चन आता है, आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। उम्मीद करता हूं दोनों डिफेक्ट समझ में आ गए होंगे। एक तीसरा टाइप का डिफेक्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्रेस बायोपिया। अब ध्यान से देखो, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, अलग अलग चीजों को आप लोग देख पाते हो, वो एज के साथ डिक्रीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रेजुअली वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स, इसमें क्या हो जाती है, आपकी जो सिलेरी मसल्स है वो वीक हो जाती है। डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। ठीक है, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, किसमें, प्रेस बायोपिया में। ना आप लोग पास की चीजें देख पाते हो, ना आप लोग दूर की चीजें देख पाते हो। कुछ इस तरीके का सीन ये आपका क्या होता है, प्रेस बायोपिया में। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है,
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्रेस बायोपिया के केस में जो आपको समझनी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि काफी बुनियादी बातें बन जाती है इस चैप्टर को समझने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रेस बायोपिया में क्या होता है, हम लोग नीचे लगाते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ऊपर लगाते हैं डाइवर्जिंग लेंस, इसको बाई लेंस बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बाइफोकल लेंस बोलते हो, ठीक है। दोनों लेंस होते हैं, यहाँ पे एक हिस्सा आपको अलग से दिख रहा होगा, ऊपर एक अलग है, ठीक है। ऊपर कौन सा होता है आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, नीचे कौन सा होता है आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। कारण मैं बता चुका हूं, प्रेस बायोपिया में क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो एज के साथ डिक्रीज होती है, सिलियरी मसल्स ग्रेजुअली उम्र के साथ वीक होती चली जाती है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी है आई लेंस की वो भी खत्म होती चली जाती है, ठीक है। दैट्स व्हाई आपको क्या होता है प्रेस बायोपिया, मतलब ना दूर का आपको क्लियरली दिखता है ना आपको पास का आपको क्लियरली दिखता है। एक बीमारी और होती है जिसको बोलते हैं आप लोग कैटरेक्ट, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल आई है, लेकिन जो आपका ये वाला हिस्सा है कैटरेक्ट अफेक्ट द आई, जहां पे क्लाउडी हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग कैटरेक्ट बोलते हो, ठीक है। लेंस बिकम क्लाउडी विद द एजिंग, एज के साथ जो कई की आंख होती है उनका क्या होता है, लेंस कैसा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आप लोग कैटरेक्ट। और इसको रिस्टोर किया जाता है कैटरेक्ट सर्जरी द्वारा। यस, कैसे आप लोग रिस्टोर कर सकते हो, कैटरेक्ट सर्जरी द्वारा। और इसका कारण क्या है, एज, एज जैसे जैसे बढ़ेगी मैक्सिमम केस में आपका जो लेंस है वो क्लाउडी होता चला जाता है, दूधिया कलर का होता चला जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा ह्यूमन आई क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कैसे होते हैं और उसमें कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। तीनों डिफेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अलोंग विद द कैटरेक्ट्स हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब इस जो आई है, अब ये ह्यूमन आई आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो अब बात आती है आपकी किसकी, जहां पे हम लोग कहते हैं कलरफुल वर्ड। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन, हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म अलोंग विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द फिनोमिनन दैट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स। तो ऐसा प्रिज्म आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लैब में देखा होगा, जिंदगी में देखा होगा। 3 प्लेन सरफेसेस होती है, ठीक है। आप लोग सिंपल अपनी किताब में देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने इसको ए नाम दे दिया, इस वर्टिसेस को, इसको बी और इसको सी, ये 3 प्लेन हो गए, ठीक है। ये वाला जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं आप लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। ये भी बात आपको ध्यान में रखना, क्या बोलते हो, एंगल ऑफ प्रिज्म। बहुत आसान है, क्या बोलते हैं आप लोग, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसके थ्रू रिफ्रैक्शन देखना है, रिफ्रैक्शन में क्या होएगा आपको ध्यान से समझना, ठीक है। मैं आपको क्लियरली एक एक चीज प्रॉपर तरीके से बनाता चलूंगा और समझाता चलूंगा। चलिए अब समझते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ सीन इसके अंदर होता है। देखो ये आप लोग प्रिज्म लेके चलो, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होगे ये आपका एंगल है, ठीक है। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इस वर्टिसेस को, इसको बी, इसको सी, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल से मैंने यहाँ पे लाइट रे डाला हुआ है, ठीक है। अब लाइट रे आप लोग डाल सकते हो, ध्यान से देखो, कोई भी कलर का मैं लाइट रे ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो, यहां से मैंने एक पर्टिकुलर एंगल पे यहां से लाइट डाला, ठीक है। अब यहां से ये लाइट आ रहा है, इसलिए आप लोग क्या बोलोगे, इसको इंसिडेंट रे, ठीक है। अब यहां पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे ये लाइट जानी तो आपको ऐसी चाहिए थी, ठीक है। जानी अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कैसे जाती, ऐसे जाती, ठीक है। लेकिन होता क्या है असल में, ये लाइट ऐसे बैंड हो जाती है। अगर आप लोग देख पाओ तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि ये लाइट ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि ऐसे जाने की बजाय यहाँ पे ऐसे हो जाती है, ठीक है। अब लोग यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, मैं यहाँ पे नंबर 1 डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ है। अब यहाँ पे भी क्या सीन था, यहाँ पे भी लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन होता क्या है लाइट के केस में, ये यहाँ से ऐसे झुक जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख पा रहे होगे कुछ इस तरीके का डायग्राम आपका बनता है, किस केस में, रिफ्रैक्शन के केस में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, यहाँ पे एक 90 डिग्री बनता है। अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे ये आपका नॉर्मल बनेगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक नॉर्मल बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपका एक नॉर्मल बनेगा जो आगे जाके एक टर्मिनल पे कनेक्ट करता है, ठीक है। तो जो ये वाली रे है आपकी ऐसे गई, फिर ऐसे गई और फिर कैसे होगी आपकी रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। ये एक बुनियादी बात थी। अब लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे जो बनता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल कहाँ पे आपका ये वाला, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो होगा क्या कि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बनेगा और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। इसको मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा हुआ इमर्जेंट एंगल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ है आपका, इमर्जेंट एंगल। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम आपका बनता है, पेपर में आएगा, इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे ये डेविएशन हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो लाइट यहाँ से गई है ना, तो ये कितना मुड़ा, इतना ही तो मुड़ा, इसको बोलते हो आप लोग एंगल ऑफ डेविएशन। यस, क्या बोला जाता है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है, लाइट कितनी डेविएट हुई है माय डियर फ्रेंड्स, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे यहाँ से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, नॉर्मल के साथ क्या बना, एंगल ऑफ इमर्जेंट, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे कर्ली से इसको क्या किया जाता है,
रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म कैसे होता है, एक्सप्लेन डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम बनाना है और प्रॉपर तरीके से इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें कैसे होगा डेविएशन। जैसे लाइट प्रिज्म पे पड़ती है ना, तो ये जो व्हाइट लाइट है ना, ये आपके अलग अलग कलर में टूट जाती है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे पहला जो कलर है वो कैसा है माय डियर फ्रेंड्स, वो कैसा आपका रेड, ठीक है। और ये वाला कैसा है आपका, ये कैसा आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है, बैंगनी कलर जिसको बोलते हैं, वोयलेट बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। कौन सा कलर है ये आपका, वोयलेट कलर है, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से टूटता है, यानी कि 7 कलर में टूट गया। इसके लिए जिसको बोलते हैं आप लोग स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है, 7 कलर का एक बैंड होता है, ठीक है। 7 कलर का क्या होता है, एक बैंड, जो कहां से निकल के आता है, एक व्हाइट लाइट से निकल के आता है। यानी कि एक व्हाइट लाइट थी, अगर आपने बीच में प्रिज्म लगाया तो कितने कलर में टूट गया, 7 कलर में। उनका जो बैंड होता है इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। जिसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, विबग्योर। वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब क्या होता है, रेड, ठीक है। तो ये बैंड बन जाता है, स्पेक्ट्रम बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो वॉयलेट कलर है वो सबसे ज्यादा बैंड होता है, सबसे कम कौन सा होता है, रेड, ठीक है। रेड सबसे ज्यादा कम बैंड होता है और सबसे ज्यादा कौन सा होता है आपका, वॉयलेट। इसीलिए आपका जो वॉयलेट है वो सबसे नीचे है। और फॉर्मूला हम लोग उल्टा याद करते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको, विबग्योर। ये आपके 7 कलर होते हैं, वही 7 कलर है जिनको आप लोग रेनबो में भी देखते हो, ठीक है। रेनबो में भी ये सेम 7 कलर होते हैं। रीजन क्या है, इसको बोला जाता है डिस्पर्जन। क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। डिस्पर्जन किसी से भी हो सकता है, वाटर ड्रॉप से भी हो सकता है डिस्पर्जन, और डिस्पर्जन आपका प्रिज्म से भी हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो यानी कि अगर व्हाइट लाइट आपका 7 कलर में टूट जाती है ना, तो इसको क्या बोलते हो आप लोग, डिस्पर्जन बोलते हो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का सीन है। अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पे आइडेंटिफाई कर पाओ तो आसमान में आपको रेनबो दिखता है, ठीक है। ये वही रेनबो है जिसको देख के हम लोग बचपन में बड़ा खुश हुआ करते थे, ठीक है। तो रेनबो आपको आसमान में बड़ा आराम से दिखता है, ठीक है। अब रेनबो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो प्रिज्म करता है ना, 7 कलर को, एक कलर को, व्हाइट कलर को 7 कलर में ब्रेक कर देता है, ये सेम काम आपका वाटर ड्रॉप भी करता है, ठीक है। अब वाटर ड्रॉप में 7 कलर में तो टूटता है, यानी कि आप लोग कह सकते हो रिफ्रैक्शन भी होगा अलोंग विद द आपका डिस्पर्जन भी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक इंटरनल रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फाइनली आप लोग यहाँ पे रिफ्रैक्शन देख पाओगे और यहाँ पे आपको रेनबो दिखाई देता है। यानी कि जो वाटर ड्रॉप है वो आपका एक तरीके से प्रिज्म का काम करता है, ठीक है। तो रेनबो क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे रेन ड्रॉप है वो किसकी तरह काम करती है, प्रिज्म की तरह। जहाँ पे पहले रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्जन होगा, फिर इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा और फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। और फाइनली आपको रेनबो दिखता है। रेनबो के बारे में 2 बातें आपको पता होगा, क्या, रेनबो हमेशा सूरज अगर आपके पीछे है तो आपके सामने अपोजिट बनता है, सन के अपोजिट क्या बनता है आपका रेनबो, ठीक है। और आप लोग देखोगे रेड जो कलर होता है वो आपका कहां पे होता है, टॉप पे होता है। वॉयलेट कलर कहां पे होता है, आपका बॉटम पे होता है, ठीक है। ये तमाम बातें आप लोगों ने देखी होगी। वॉयलेट कलर कहां पे होता है, बॉटम पे, और रेड कलर कहां पे होता है, टॉप पे। बनता कैसे है रेनबो, सन के अपोजिट में। आप लोग देख पा रहे होगे सन है, इसके अपोजिट में क्या बनता है आपका रेनबो, ठीक है। ये तो बात हुई रेनबो की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, वो अपने पाथ से बेंट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं आप लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यही है ग्रेजुअली चेंजिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे एक लेयर है, यहाँ पे एक लेयर है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल है। लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कुछ फिनोमिनन देखने को मिलते हैं। ध्यान से देखो, पहला क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का रीजन क्या है, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट ऐसे 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 बार बार बेंट होती है और आपको लगता है कि जो स्टार है वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, ठीक है। ये आपको एक बात का ध्यान में रखना है, ठीक है। व्हाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल, प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते, उसका रीजन ध्यान से समझो। स्टार्स आर सीन एज ए पॉइंट सोर्स, व्हाई प्लैनेट्स एज ए कलेक्शन ऑफ द पॉइंट सोर्स, ठीक है। स्टार क्या है, पॉइंट सोर्स है, लेकिन जो आपका जो प्लैनेट हो क्या है, आपका एक तरीके से यहाँ पे आप लोग, सॉरी मैं गलत बोल गया, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या आपका है, प्लैनेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टार क्या है, एक पॉइंट सोर्स है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे आपके कलेक्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लैनेट। दैट्स व्हाई आप लोग किसको नहीं ट्विंकल होते देख सकते हो आप लोग, प्लैनेट को, ठीक है। ये बुनियादी बात थी। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से 2 मिनट पहले आपको सनराइज दिखता है और 2 मिनट बाद तक सनसेट आपको दिखता है। ये किसकी एप्लीकेशन है, ये आपकी एप्लीकेशन है किसकी, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग, सॉरी मेनली आप लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रीजन डालोगे, ठीक है।
ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ब्लू स्काई, आप लोगों ने देखा होगा आपका जो स्काई का कलर है वो कैसा होता है, ब्लू। अभी अभी आप लोगों ने देखा जो आपका ब्लू स्काई कलर है, ठीक है, उसका रीजन आप लोगों को बताना है, हाउ डज आवर स्काई गेट इट्स ब्लू कलर। उसका रीजन है बच्चों आपका एटमोस्फेयर, क्या है, एटमोस्फेयर, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द मैं आपको दे रहा हूं जिसको आप लोग बोलते हो स्कैटरिंग। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग की वजह से आपको आसमान का कलर कैसा दिखाई देता है, आपको ब्लू कलर दिखाई देता है, ठीक है। आपका जो एयर और ब्लैंकेट है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ अलग अलग टाइप की एयर है, उनका एक ब्लैंकेट है, ठीक है, सराउंड अर्थ बिकम द विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। किसकी वजह से दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। आपका जो ब्लैंकेट है उसमें स्मोक होती है, गैस होती है, डस्ट होती है और वाटर ड्रॉप्स होते हैं। ये सारी बातें आपको समझनी है, ये सारी चीजें आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। अब होगा क्या, जो आपका ब्लैंकेट ऑफ द एयर है ड्यूरिंग द अर्थ बिकम द विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। किसकी वजह से दिखना स्टार्ट हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे टिंडाल इफेक्ट आप लोगों ने देखा होगा। टिंडाल इफेक्ट का मतलब जैसे आप लोग देखो एक बंद रूम है, उसमें लाइट आप लोगों ने ऑन नहीं किया, लेकिन कहीं से अगर आप लोगों के जैसे विंडो है वहां से अगर कोई लाइट आ रही है तो पे पार्टिकल आपको मूव होते दिखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग टिंडाल इफेक्ट, ठीक है। तो क्या बोलोगे, कोलोइडल पार्टिकल स्कैटर इन द लाइट। कोलोइडल पार्टिकल क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। स्कैटरिंग अकर्स ड्यू टू द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल इन द एयर। एयर में जो आपके स्मोक पार्टिकल और डस्ट की वजह से स्कैटरिंग होती है। ये बुनियादी बातें कुछ डेफिनेशन से जो आप लोग पढ़ते आए हो, ठीक है। डस्ट पार्टिकल ये खैर आप सभी को पता है। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझो। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, ये आप स्कैटरिंग के केस में द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। स्कैटरिंग पार्टिकल के साइज के ऊपर स्कैटर्ड लाइट का आपको कलर देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपका वेरी फाइन पार्टिकल है वो स्कैट करेंगे शॉर्ट वेवलेंथ की, यानी कि छोटी वेवलेंथ को छोटे पार्टिकल और बड़ी वेवलेंथ को बड़े पार्टिकल स्कैटर करते हैं। यानी कि कलर का सीधा सीधा पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। एंड वेरी लार्ज पार्टिकल स्कैटर लाइट में अपीयर व्हाइट, ठीक है। जो बहुत बड़े लार्ज पार्टिकल है वो किसको, आप जिस लाइट को स्कैटर करते हो कैसा दिखाई देता है, वो करीब करीब व्हाइट दिखाई देता है। ये भी एक बुनियादी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा सबसे ज्यादा यहाँ पे टॉप मोस्ट देखोगे इन दोनों की रेंज है, इंडिगो और वॉयलेट, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है, इसलिए आपको नहीं दिखाई देता। ब्लू है ये सेटिस्फाई करता है उस फ्रीक्वेंसी को, डेट्स व्हाई आपको क्या दिखता है, स्कैटरिंग की वजह से स्काई का कलर कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। सबसे कम कौन स्कैटर होता है, रेड। डेट्स व्हाई जो इमरजेंसी सिग्नल्स है वो किसके बनाए जाते हैं, रेड के, ताकि वो दूर से दिखाई दे सके, क्योंकि स्कैटर तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये फाइनल था आपका एग्जैक्टली स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, कैसे रेनबो बनता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको सेशन बेहद यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि चैनल का भी एक तरीके से ना ग्रोथ हो सके। और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की अमेजिंग सेशंस के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग रेस्ट करें।